Hello students, this is Manoj Pandey and after a long time I welcome you again in this class. Students, in this class we are going to learn about resources. So resources is our first chapter of geography and our next classes and next chapter would be about resources. Different kind of resources we will understand in our next classes. But before, it's very important to understand what are resources. So let's not waste our time and start our chapter. So in the starting of your chapter, there is a story. There is three characters in this story: Mona, Raju, and their mother. So basically, Mona and Raju and their mother are cleaning the house. वो लोग घर की साफ सफाई कर रहे हैं और घर की साफ सफाई करते समय क्या होता है, मोना कहती है, लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। मोना कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सब यूज़ करते हैं। तो मोना की मम्मी कहती हैं, जो अम्मा होती है उनकी, वो कहती हैं हाँ, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्या है, रिसोर्स हैं, ये सब हमारे लिए रिसोर्स हैं। तो जब माँ कहती है कि ये सब रिसोर्स हैं, तो उनके मन में क्या होता है, राजू के मन में क्वेश्चन आता है, उसके मन में क्यूरियोसिटी आती है कि व्हाट इज़ ए रिसोर्स, मतलब रिसोर्स आखिर है क्या। राजू सोचता है कि आखिर रिसोर्स होता क्या है। तो वो पूछता है माँ से कि रिसोर्स क्या होता है। उसकी मम्मी रिप्लाई करती हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए डिफिनेशन का काम कर सकता है। अगर आपको डिफाइन करना हो कि रिसोर्स क्या होते हैं, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में कि रिसोर्स क्या होते हैं, तो आप लोग आंसर में लिख सकते हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ए नीड इज़ ए रिसोर्स। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है वो क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। तो आप देख सकते हैं आपके आसपास आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में आप लोग अपने मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे होंगे, लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, कंप्यूटर पे देख सकते हैं। यानी जिस भी मीडियम से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, रिसोर्स है। अगर आप ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं तो वो रिसोर्स है। इसके अलावा टीवी, पंखा, मतलब जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे नीड्स को, जो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, रिसोर्स कहलाती हैं। तो उसकी माँ कहती है कि लुक एट अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू डिफाइन अराउंड एंड आइडेंटिफाइड मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। वो कहती है अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे, अगर आप देखेंगे चारों तरफ, तो आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज आपको नज़र आ जाएंगी। यानी वो पानी जो आप पीते हैं प्यास लगने पर, वो भी एक रिसोर्स है। बिजली जिसके जो आपके घर में होती है वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। बिजली से ही पंखा, कूलर सब कुछ चलता है। इसके अलावा रिक्शा जो आप यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं। और जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो सब, चाहे सब्जियां हो गई, वो सब भी क्या होती हैं, रिसोर्स होती हैं। यानी जो भी चीज़ें हैं, यानी आप समझ सकते हैं ये सारे जो एग्जांपल दिए गए हैं, जो स्टोरी आपके बुक में दी गई है, चैप्टर की शुरुआत में दी गई है, मोना, राजू और उसकी माँ की, वो बेसिकली आपको समझाने के लिए दी गई है कि आप रिसोर्सेज को समझ पाएँ। तो रिसोर्सेज होते क्या हैं, रिसोर्सेज वो होते हैं, वो चीज़ें होती हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप अपने चारों तरफ अगर आप नज़र देखें दौड़ाएंगे, अगर अपने चारों तरफ देखेंगे, तो आपको जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो सब कहीं ना कहीं रिसोर्स ही होती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही होती है, तभी कहीं ना कहीं वो हमारे घर में हैं। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स, ये सारे क्या हैं, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो उनकी यूटिलिटी ही बताती है कि वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। यानी अगर वो उनको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है उनका, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होंगे। अब राजू जानना चाहता है, इतनी बातें तो हो जाती हैं राजू, माँ और मोना के बीच में। फिर राजू पूछता है कि मम्मी ये रिसोर्स बनता कैसे है। पूछता है कि माँ ये रिसोर्स बनती कैसे हैं। तो अम्मा उनको बताती हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग है, वो रिसोर्स तभी बन सकती है जब उनकी क्या हो, एक वैल्यू हो। ठीक है। यानी कोई भी चीज़ है वो रिसोर्स तभी कहलाएगी जब उनकी क्या हो, एक वैल्यू हो। अब वैल्यू को लेकर के आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि वैल्यू मतलब क्या, वैल्यू जो करेंसी से मतलब है। तो इसका जवाब है कि नहीं,
केवल करेंसी को ही आप वैल्यू नहीं कर सकते, केवल पैसे को ही, रुपए पैसे को, मनी को ही आप केवल रिसोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो केवल वैल्यू नहीं है। वैल्यू कुछ केवल रुपए में आका नहीं जा सकता, किसी भी चीज़ की वैल्यू केवल रुपए में नहीं आका जा सकता। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जिनको आप मनी के रूप में आप उसके वैल्यू को नहीं बता सकते। उसके बारे में अभी हम आगे एग्जांपल के ज़रिए भी समझेंगे कि कैसे। जैसे हर रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो जरूरी नहीं है, हालांकि ज़्यादातर रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मैक्सिमम रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लेकिन हर एक चीज़ की हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, यानी एक खूबसूरत, मान लीजिए प्रकृति, नेचर का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। कहीं आप गए किसी पार्क में गए खूबसूरत, या फिर ऐसे ही पहाड़ों पे गए, कहीं पे भी गए, गार्डन में ही गए मान लीजिए, तो वो जो खूबसूरत नज़ारा है, वो जो नेचर है, तो उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू आप नहीं पैसे में आंक सकते। ये सारी चीज़ें आप पैसों में नहीं आंक सकते। जैसे हमारा रिलेशन ही हो गया, ठीक है, इंसानों का जो रिलेशनशिप होता है उसको भी आप पैसों में आप नहीं सकते, उसको वैल्यू आप नहीं बता सकते करेंसी में, पैसों के रूप में, लेकिन वो भी क्या है, हमारे लिए रिसोर्स ही होते हैं। लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होते हैं। तो कह सकते हैं कि हर एक रिसोर्स का हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है और वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। अब कुछ रिसोर्स ऐसी होती हैं जो स्टार्टिंग में तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होती है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेसिकली जो हमारे लिए स्टार्टिंग में रिसोर्स नहीं होती है स्टार्टिंग में, लेकिन टाइम के साथ साथ विद द पासेज ऑफ टाइम क्या होती है, वो हमारे लिए क्या बन जाती है, एक रिसोर्स के रूप में बन जाती है। जैसे कि ग्रैंड मदर्स, हमारे जो दादी नानी होती है, जो हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं बेसिकली। तो कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनका स्टार्टिंग में मतलब कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिकली हमारे लिए वैल्यूबल हो जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है ग्रैंड मदर्स होम रेमेडी, यानी होम रेमेडीज़ जो होती हैं, हमारे बुजुर्गों के जो होम रेमेडीज़ होते थे, उनका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता था, लेकिन टाइम के साथ साथ उनका भी अब कमर्शियल वैल्यू हो गया है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे आप बताया गया आपके चैप्टर में कि टाइम और टेक्नोलॉजी, यानी समय और प्रौद्योगिकी, यानी टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो रिसोर्स को क्या करते हैं, निर्माण में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। यानी रिसोर्स का अगर बनते हैं तो वो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए नए रिसोर्स बनाए जा सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। हाँ, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको जाननी होगी कि इंसान, ठीक है, पीपल जो है, लोग जो हैं, यानी हम आप जो हैं, वो क्या है, हम लोग खुद एक रिसोर्स होते हैं। हम लोग रिसोर्स कैसे हैं, हम लोग रिसोर्स इस तरीके से हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग दूसरी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मान लीजिए अगर आप अभी स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, तो मैं आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ, आप मेरी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, यानी आपको ज्ञान की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं एक टीचर के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी लोग हैं, चाहे फार्मर्स हो गए, कोई भी इंसान हो गया, तो सब लोग कहीं ना कहीं क्या होते हैं, एक रिसोर्स के रूप में ही एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो हम सब इंसान भी क्या है, ह्यूमंस भी क्या है, रिसोर्स होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे कैटेगरी किया गया है कि टाइप्स आपके बताए गए रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि आपके चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है, यानी, लेकिन जब आप आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, टेंथ स्पेशली क्लास टेंथ में भी जिस तरीके से आपका क्लास एट्थ का जो सिलेबस है जियोग्राफी का, वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज के अराउंड ही घूमता है, रिवॉल्व करता है। तो उसी तरीके से क्लास टेंथ का भी जितना भी चैप्टर है जियोग्राफी का, वो भी रिवॉल्व करता है जो रिसोर्सेज के अराउंड ही, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में बताया गया। आपको क्लास एट्थ में आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इस अपने मोबाइल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ चित्र में कि ये एक लड़की है जो अपने माँ को हक कर रही है और कह रही है कि सो आई एम ए रिसोर्स टू। तो उसकी मम्मी कहती है यस, ए वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी वो बच्ची कहती है कि मैं भी एक रिसोर्स हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, बहुत बहुमूल्य। और अब बात आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी वो एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पर दिया गया, डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग ए मेकिंग थिंग। यानी अगर आप कोई नई चीज़ को बनाने में, क्रिएट करने में, जिस स्किल को, जिस नॉलेज को आप अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती है, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो ये आपको याद रखना होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को समझ लेते हैं कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिसोर्सेज आपके चैप्टर में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप के बताए गए हैं आपके चैप्टर में रिसोर्सेज। हालांकि रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको केवल 3 कैटेगरी में पढ़ना है। कौन कौन से? नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन, यानी ह्यूमन, जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन खुद रिसोर्स है। तो रिसोर्स 3 प्रकार के होते हैं, यानी एक वो रिसोर्स जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, यानी प्राकृतिक रिसोर्स जिनको हमको नेचर के द्वारा हमको मिलता है डायरेक्ट। एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, यानी इंसान उन जिन चीज़ों को बनाता है, जिन चीज़ों को क्रिएट करता है या फिर आविष्कार करता है, तो वो कहलाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। और इसके अलावा भी हमने बात की कि ह्यूमन क्या है, खुद भी एक रिसोर्स है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर में 3 प्रकार के रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। अब इन 3 रिसोर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? तो नेचुरल रिसोर्स आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, नाम से समझ सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो हमको नेचर से हमको फ्री में मिलता है, और ये हमको नेचर से फ्री मिलता है। जैसे मान लीजिए हवा हो गया, यानी एयर हो गया, वाटर हो गया जो कि रिवर्स और लेक्स ओशियंस में पाई जाती हैं, सॉइल्स हो गए, मिनरल्स हो गए। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब नेचुरल रिसोर्स होते हैं, यानी इनको हम इंसान यानी ह्यूमन इनको मेड नहीं कर सकते, इनको क्रिएट नहीं कर सकता है इंसान। तो ये नेचर के द्वारा हमको मिले हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। अब नेचुरल रिसोर्स को भी 2 सब कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। एक हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। आप लोगों ने कभी ना कभी ये टर्म जरूर सुना होगा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हम लोग समझ लेते हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो रिन्यूएबल, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है, यहाँ पर 3 वर्ड कहीं ना कहीं मिलकर बना है। री यानी फिर से, न्यू यानी नया, एबल यानी योग्य, यानी ऐसी चीज़ जिसको, ऐसा रिसोर्स जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यू होने के काबिल जो होते हैं, जिनको हम दोबारा से पैदा हो सकते हैं, दोबारा से जनरेट हो सकते हैं, दोबारा से जन्म ले सकते हैं, बेसिकली उपयोग हम कर सकते हैं उसका। तो वो कहलाते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो दोबारा से हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, तो वो कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे सन हो गया, ठीक है, सोलर पावर होगा, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा हो गया। तो आप लोगों को पता है सन तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो वो रिन्यू हो सकता है, हम लोग यूज़ करेंगे सोलर एनर्जी, फिर से हमको मिल जाएगा, अगले दिन सूरज उगेगा तो फिर से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। एयर हो गया, ठीक है, इसी तरीके से वाटर हो गया, सॉइल हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ये सब रिन्यू हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनका जो स्टॉक होता है वो लिमिटेड होता है, यानी एक लिमिटेड स्टॉक में होते हैं, और ये स्टॉक अगर ख़त्म हो गए, यानी इन रिसोर्सेज को, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, उनको हमने एक बार यूज़ कर लिया, तो वो दोबारा से बनने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। दोबारा बन सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे इनको फिर से बनने में, तो वो कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में आपके हो सकते हैं जैसे मिनरल्स हो गए, इसके अलावा आपको हो सकता है पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। तो आप लोगों ने अब तक हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, रिन्यूएबल यानी जिनको दोबारा जिनको रिन्यू किया जा सकता है, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता है। अब ये नेचुरल रिसोर्स कहाँ कितनी मात्रा में मिलेंगे, वो डिपेंड करता है वहाँ के उस एरिया के उस फिजिकल फैक्टर्स पर, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का एटीट्यूड कैसा है, सॉरी अल्टीट्यूड कैसा है। तो इन सब पे वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितने ज़्यादा रिसोर्स मिलेंगे। आपको पता है कि इंडिया में रिसोर्सेज तो मिलते हैं, लेकिन हर एक एरिया में हर एक प्रकार का रिसोर्स नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज के मामले में वो एरिया रिच है, कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, एरिया ऐसे हैं हमारे इंडिया के जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम पाए जाते हैं। तो वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वो डिपेंड करता है वो फिजिकल फैक्टर्स पर। अब फिजिकल फैक्टर जैसे ट्रेन हो गया, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड हो गया, तो इन सब की वजह से वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितने नेचुरल रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्स को हमने समझ लिया, अब बात कर लेते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्स आपको पता है कि इंसान जो है वो अक्सर नई नई चीज़ों की क्या करता रहता है, खोज करता रहता है, उसके पास स्किल होता है, नॉलेज होता है, तो उनके जरिए क्या करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नए नए
आविष्कार आप लोग देखते होंगे, नई नई चीज़ों के आविष्कार वो होता रहता है, नई नई चीज़ों को रिसर्चेज होती रहती हैं, नई नई चीज़ों का खोज होता रहता है। तो जो चीज़ें इंसान बनाता है उनको कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। आप देख लेते हैं उसको, थोड़ा सा देख लेते हैं उसके, इस पिक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक लेडी है, लेडी कहिए, स्टूडेंट्स कहिए, जो भी कहिए यहाँ पर है, वो क्या करती हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, और न्यूज़पेपर में पढ़ रही हैं वो किसके बारे में, ड्रॉट के बारे में, यानी सूखे के बारे में पढ़ रही हैं न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि क्रॉप्स जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं, किसकी वजह से, ड्रॉट की वजह से, सूखे की वजह से। तो वो सोचते हैं कि क्या इसका कोई कोई सोल्यूशन हो सकता है, क्या मैं इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। तो फिर इनके मन में थोड़ा सा दिमाग लगाती हैं, सोचती हैं, फिर उनको एक आइडिया आता है कि हाँ इसका तो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन मैं निकाल सकती हूँ। फिर क्या होता है, फिर उनका सॉल्यूशन निकल जाता है, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो ड्रॉट से मुक्ति पा जाते हैं, यानी वहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। क्रॉप्स को पानी की व्यवस्था बेसिकली वो लोग कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, वो नॉलेज के जरिए, एजुकेशन के जरिए, स्किल के जरिए क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। चाहे तो वो वहाँ पर कैनाल की व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर वो वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए वो पानी स्टोर करके रख सकते हैं। तो यानी जो भी सॉल्यूशन वो कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, नॉलेज के जरिए, एजुकेशन के जरिए, स्किल्स, नए नए स्किल्स के जरिए तो ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ह्यूमन में रिसोर्स वो होते हैं जो इंसान, नई चीज़ जिनको इंसान बनाता है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, अपने आसपास के एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आप मोबाइल देखा जाए तो ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है मोबाइल। ठीक है, ये मोबाइल क्या है, कैसा रिसोर्स माना जाएगा, मोबाइल मोबाइल माना जाएगा ह्यूमन मेड रिसोर्स। पंखा क्या माना जाएगा, टीवी क्या माना जाएगा, इसके अलावा चेयर क्या मानेंगे आप, घर क्या मानेंगे, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें आप देख सकते हैं वो ह्यूमन मेड रिसोर्स आपको मिल जाएंगे। तो वो जिनको ह्यूमन बनाता है वो कहलाती हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। और ह्यूमन खुद रिसोर्स है। ह्यूमन खुद रिसोर्स कैसा है, जैसा कि हमने भी एग्जाम्पल के जरिए पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं, क्योंकि ह्यूमन कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है दूसरों के लिए। जैसे इस लड़की ने सॉल्यूशन निकाला, तो वो कैसे सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि ह्यूमन खुद रिसोर्स है, तो इसलिए उसने ये सॉल्यूशन निकालने में उसने कामयाबी पाई। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि रिसोर्स जो होते हैं उनको कहा जाता है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। फिर हमने जाना कि इनको 3 कैटेगरी में जाना कि होता है नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। अब आगे जान लेते हैं थोड़ा सा और। अब इंसान, मान लीजिए कोई इंसान जो है वो कितना वैल्यूएबल, कैसा मतलब कैसे होगा, यानी वो रिसोर्स एक अच्छा रिसोर्स कैसे बन सकता है। यानी मान लीजिए मैं हूँ, आप हूँ, या फिर कोई भी इंसान है, वो अच्छा रिसोर्स कैसे हो सकता है। क्या हम लोग इक्वली, मतलब इक्वल रिसोर्स है, मतलब क्या हमारा इंपॉर्टेंस बराबर है सबके लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी कोई भी इंसान कितना अच्छा रिसोर्स होगा वो डिपेंड करता है कि वो कितना एजुकेटेड है, हेल्दी है, उसके पास कितनी स्किल्स हैं। तो उससे डिपेंड करता है कि ह्यूमन कितना अच्छा रिसोर्स हो सकता है, कौन इंसान कितना अच्छा रिसोर्स है। अब इंसान को अगर हम नए नए स्किल सिखाते हैं तो वो क्या कहलाता, तो उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इंसान का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इसी इसी को कहते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए आपको अभी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मान लीजिए आपको कुछ आर्ट बनाने नहीं आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई कला बनाने नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको कोई, आप कहीं से चाहे इंटरनेट की मदद से या फिर किसी आर्टिस्ट की हेल्प से क्या करेंगे, कला बनाना सीखेंगे, आर्ट बनाना आप सीखेंगे। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएंगे, एक रिसोर्स के रूप में और अच्छा डेवलप्ड होंगे। आप देख लेते हैं कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग रिसोर्स क्या होता है, यानी रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखा जाए, उसको कहेंगे कंजर्विंग रिसोर्स। अभी हमने मोना, राजू और उसकी माँ की स्टोरी को समझा। अब फिर से मोना के साथ एक दिन क्या होता है, मोना एक दिन सोती है, मतलब रात में हम सब सोते हैं, तो मोना को रात में एक ख्वाब दिखता है, एक सपना देखती है रात में मोना। वो सपने में देखती है कि पानी से क्या हो गया, अर्थ बिल्कुल पानी से सॉरी अर्थ से जो वाटर है पूरा सूख गया है, यानी पृथ्वी पे बिल्कुल पानी नहीं रह गया है, सारे पेड़ कट गए हैं,
किसी को छाँव नहीं मिल पा रहा है, सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। तो ये बात सपना नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो इस बारे में वो क्या कहती है, अपनी माँ को बताती है और कहती है कि माँ, क्या ये सपना वो सच हो सकता है जो मैंने सपना देखा कि पृथ्वी पर बिल्कुल पानी नहीं है, सब लोग पानी नहीं है, सब लोग भूखे प्यासे भटक रहे हैं, कहीं छाँव नहीं है, यानी पृथ्वी बिल्कुल वीरान हो गई है, बंजर हो गई है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हम लोग रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो रिन्यूएबल रिसोर्स ही क्यों ना हो, जैसे जैसे मान लीजिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनका तो स्टॉक एक दिन ख़त्म होगा ही होगा, पेट्रोलियम हो गया या फिर मिनरल्स हो गए, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे तो वो तो ख़त्म होंगे ही होंगे। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, जैसे सॉइल हो गए, एयर हो गया, वाटर हो गया, जो रिन्यूएबल होते हैं, ये सारे जो मैंने एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे सॉइल हो गया, आपको पता है रिन्यूएबल है, फिर से तैयार हो जाता है, फिर से बन जाता है, रिन्यू हो जाता है, वाटर रिन्यू हो जाता है। लेकिन अगर हम इनको भी हम लोग अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे, सावधानी से यूज़ नहीं करेंगे, सोच समझ के इनको यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इनके ऊपर भी डेंजर मंडरा सकता है, खतरा हो सकता है इनके ऊपर भी। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये कि हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो आज की ज़रूरत है, प्रेजेंट टाइम की जो नीड है, उनको तो हम लोग फुलफ़िल करें ही, उनको तो हम पूरा करें ही करें। लेकिन हम लोग अपने आगे आने वाले जनरेशन के बारे में, यानी फ्यूचर के बारे में भी हम लोग सोचें, यानी अपने फ्यूचर जो नई नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनके लिए भी हम क्या करें, उसको कंजर्व करके रिसोर्सेज को रखें। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अक्सर देखने में आता है कि हम लोग खेतों में क्या करते हैं, खेतों में खाद के ज़रिए, सिंचाई के ज़रिए, यानी फर्टिलाइज़र्स का काफ़ी यूज़ करके, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स पैदा हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो पाएँ, पैदावार ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। लेकिन इसके ज़रिए क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन फैलने लगता है, सॉइल क्या होने लगता है, ये प्रदूषित होने लगती है। तो इसका असर ये पड़ता है कि कुछ टाइम बाद वो जो जो लैंड होता है वो बैरन हो जाता है, बंजर हो जाता है। तो जिसको हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो यूज़ नहीं कर सकती। इसी तरीके से अगर हम वाटर को भी केयरफुली यूज़ नहीं करते हैं तो वो भी एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, खत्म। खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसी भी बातें कई जगह देखने में, जैसे प्रेजेंट टाइम का एग्जांपल ले लें, कनाडा। कनाडा में कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस। अभी न्यूज़ में मैंने देखा 50 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था न्यूज़ में कि वहाँ के टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा हो गया है, जबकि कनाडा में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता नहीं है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर नॉट यूजिंग केयरफुली आर रिसोर्सेज। केयरफुली हम लोग रिसोर्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे इंसिडेंट सामने आती ही रहती हैं। ऐसे इंसिडेंट बहुत सारा, मतलब ये तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया करंट में जो चल रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। लेकिन कुल मिला के बात ये है, इतनी सी है कि अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स को भी सोच समझ करके केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो उन पर भी खतरा मंडरा जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए फेवर में नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि हमको ऐसे यूज़ करना है रिसोर्सेज को कि हम लोग कंजर्व करके रखें आने वाले फ्यूचर के लिए। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी हमको अपने लिए तो डेवलप होना है, डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन हमको फ्यूचर का भी ख्याल रखना है, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेन करके रखना है, तो उसको कहेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या होता है, मोना मोना शाम को अपने फ्रेंड्स से मिलती है और फ्रेंड्स को भी उस ड्रीम के बारे में बताती है और अपनी मम्मी के बारे में बताती है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि अगर हम लोग हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग समझदारी से यूज़ नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, वो आगे चल के हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेगा ही नहीं, और शायद हमारे लिए भी आगे चल के प्रॉब्लम ये खड़ी कर सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसी दिन वो लोग डिसाइड करते हैं, मोना और उसके फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब आगे से बहुत ही केयरफुली यूज़ करेंगे अपने रिसोर्सेज को। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बैग बनाते हैं। बैग किससे बनाते हैं, वो लोग पेपर से, यानी जो न्यूज़पेपर होते हैं पुराने पड़े होते हैं उनसे क्या करते हैं, वो लोग शॉपिंग बैग बनाते हैं। इसके अलावा क्लोथ यानी कपड़े तैयार करते हैं। इसके अलावा बम्बू स्टिक्स यानी बांस की जो स्टिक्स होती हैं, लकड़ियाँ हैं, उनसे वो लोग टोकरियाँ तैयार करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये जो चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं, चाहे बैग हो गया पेपर्स का, और या फिर बम्बू से बने हुए बास्केट्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम लोग, हमारे आसपास के जो पुअर लोग हैं, या फिर पुअर नहीं कहेंगे लेकिन जो नीडी पीपल हैं जिनको ज़रूरत है, तो उनको हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो लोग पॉलीथीन बैग यूज़ नहीं करेंगे सामान को कैरी करने में। तो इससे कहीं ना कहीं रिसोर्स को हम लोग समझदारी के साथ यूटिलाइज कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे।
ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हम लोग सेव कर पाएँ और अपने अर्थ को अलाइव रख पाएँ। उनका मोना का एक फ्रेंड होता है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा कहता है कि हाँ, आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। मुस्तफ़ा कहता है कि हाँ, मैं तो आगे से मैं बहुत केयरफुल रहूँगा, बहुत सावधान रहूँगा कि मैं पेपर जो है वो वेस्ट ना करूँ फालतू में। जैसे भी एक फ्रेंड रहती है मोना की, वो कहती है कि मैं भी क्या करूँगी, पेड़ को मैं भी पेपर को समझदारी से यूज़ करूँगी, क्योंकि जो पेपर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, कागज़ किससे बनता है, पेड़ों से बनता है, और कागज़ बनाने में कितने सारे पेड़ को काटना पड़ता है। तो वो जैसी कहती है कि मैं भी अब पेपर वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि पेपर तैयार करने में काफ़ी सारे काफ़ी सारे ट्रीज़ को कट डाउन करना पड़ता है, काटना पड़ता है। मुस्तफ़ा कहता है कि हाँ, मैं तो बिजली भी वेस्ट नहीं करूँगा, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बिजली जो होती है वो किससे बनती है, वाटर से, कोल से, इन सब के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। इसके अलावा आशा आशा एक फ्रेंड होती है, वो आशा कहती है कि मैं तो मेक श्योर करूँगी कि जो वाटर है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, सिंगल ड्रॉप भी वाटर का वेस्ट ना होने पाए, क्योंकि हर ड्रॉप क्या है, प्रीसियस है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, आशा कहती है। और सभी दोस्त आपस में क्या कहते हैं कि हाँ, हम साथ मिल कर ये कर सकते हैं, डिफरेंस ला सकते हैं सोसाइटी में, इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग साथ मिल के काम करें। सो ये सब क्या है, मोना, राजू और उनके फ्रेंड मिल करके ये सब डिसाइड करते हैं, ताकि वो लोग क्या कर सकें, रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख पाएँ। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर रिसोर्सेज। अब इस चैप्टर को हम लोग एंड करें उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं, किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने में, संभाल के रखने में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रिन्यूएबल जो रिसोर्स हैं उनको समझदारी से यूज़ करना चाहिए हमको। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट है उनको डैमेज करने वाले काम नहीं करना चाहिए कि इन्वायरमेंट को हमारे नुकसान पहुँचे। इसके अलावा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जिस तरीके से मोना और उसके फ्रेंड्स ने कहा, वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का अगर हम लोग ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, नॉट जस्ट अबाउट चैप्टर्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट अबाउट योर कोर्स और एनीथिंग एल्स, यू कैन आस्क मी। ओके, तो इसी के साथ अपना चैप्टर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।